आपका स्वागत है इस यात्रा में, जहां हम कितने गाजी गए कितने गाजी आए किताब के पन्नों से गुजरते हुए भारतीय सेना के अद्भुत और वीरतापूर्ण इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। ये किताब लेफ्टिनेंट जनरल के. ढिल्लन द्वारा लिखी गई है, जो भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी हैं और जिनकी कश्मीर में सेवा बहुत महत्वपूर्ण रही है। कितने गाजी गए कितने गाजी आए का शीर्षक, जो सीधे तौर पर कितने योद्धा आए कितने योद्धा गए के रूप में अनुवादित होता है, न केवल युद्ध के मैदान पर लड़े गए युद्धों की बात करता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस तरह हर एक योद्धा अपने संघर्ष और समर्पण के साथ इतिहास में अपनी जगह बनाता है। ये किताब एक निजी और गहरे दृष्टिकोण से भारतीय सेना के कार्यों को दर्शाती है, विशेषकर कश्मीर में सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान और उनके अनुभवों को। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन अपनी जिंदगी के अनमोल और कठिन क्षणों को साझा करते हुए हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने कश्मीर घाटी में स्थित विभिन्न खतरों का सामना किया और अपनी सेना को बेहतर बनाने के लिए कठिन निर्णय लिए। किताब में हम 2019 के पुलवामा हमले, बालाकोट हवाई हमले और कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं का गहरा विश्लेषण पाएंगे, जिनका भारतीय सेना और देश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने देश के लिए हर पल समर्पित है और हर एक क्षण में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए हर तरह का त्याग करता है। ये परिचय किताब की गहराई और उसके विषयों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यदि आपको इसमें कुछ और जोड़ना हो या किसी और हिस्से में मदद चाहिए तो मुझे बताएं। अध्याय 1, सेना की शुरुआत और कश्मीर में सेवा की शुरुआत। इस अध्याय में हम लेफ्टिनेंट जनरल के. ढिल्लन की सेना में दाखिल होने और कश्मीर में उनकी पहली तैनाती के बारे में जानेंगे। यह अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि भारतीय सेना में सेवा शुरू करने के बाद एक युवा अधिकारी को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किस तरह की मानसिकता और प्रशिक्षण की जरूरत होती है ताकि वह सेना के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और बहादुरी से निभा सके। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती होने के समय उनका क्या दृष्टिकोण था और सेना के शुरुआती दिनों में उन्होंने किस प्रकार से खुद को एक सशक्त और तैयार अधिकारी के रूप में ढाला। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर घाटी की कठिन परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा की, जो तब भारतीय सैनिकों के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनौती बन चुकी थी। ढिल्लन जी ने कश्मीर में तैनाती के दौरान वहां के राजनीतिक और सामरिक परिदृश्य को बहुत नज़दीक से देखा। कश्मीर में तनावपूर्ण माहौल और संघर्ष के बीच भारतीय सेना को जो भूमिका निभानी थी, वह उन्होंने अपनी किताब में बड़े ही संवेदनशील तरीके से दर्ज की है। कश्मीर का इलाका पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन जनरल ढिल्लन की नज़र से यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां सेना की जिम्मेदारी सिर्फ युद्ध की नहीं थी, बल्कि समाज के लोगों को शांति, सुरक्षा और संतुलन प्रदान करना भी था। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि सेना में पहली बार कश्मीर में तैनात होते समय उन्हें किस प्रकार के मानसिक और शारीरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। कश्मीर के सुरक्षात्मक और सामाजिक वातावरण में भारतीय सेना के योगदान को समझते हुए उन्होंने भारतीय सैनिकों की तत्परता और समर्पण को सामने रखा। यह अध्याय केवल सैन्य अनुभवों का नहीं है, बल्कि यह कश्मीर के जटिल और संवेदनशील मुद्दों की भी गहरी समझ प्रदान करता है। अध्याय 2, कश्मीर में युद्ध और संघर्ष की शुरुआत। इस अध्याय में लेफ्टिनेंट जनरल के. ढिल्लन कश्मीर में तैनाती के दौरान हुए संघर्षों और चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह अध्याय कश्मीर घाटी में भारत के लिए एक नए तरह की असुरक्षा और आंतरिक संघर्ष की शुरुआत के बारे में है, जिसमें भारतीय सेना को अपनी भूमिका निभानी थी, न सिर्फ सीमा की रक्षा के लिए, बल्कि कश्मीर के आम नागरिकों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना था। जनरल ढिल्लन कश्मीर में तैनाती के अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताते हैं कि उन्होंने पहली बार वहां के राजनीतिक माहौल और आतंकवाद के खतरे को महसूस किया। कश्मीर में युद्ध की परिस्थितियां बहुत ही अलग थीं। ये संघर्ष केवल सेना और आतंकवादियों के बीच नहीं था, बल्कि यहाँ एक मानसिक और भावनात्मक युद्ध भी लड़ा जा रहा था, जिसमें आम नागरिकों की सुरक्षा, उनके मनोबल और उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो रही थी। जनरल ढिल्लन का कहना है कि कश्मीर में उनका पहला अनुभव ये था कि एक सैनिक का कर्तव्य सिर्फ युद्ध जीतने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे जनता की भावनाओं और उनके भरोसे को भी बनाए रखना होता है। कश्मीर में उनके कार्यकाल के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशंस की कई ऐसी घटनाएं थीं, जिनमें भारतीय सैनिकों ने न केवल शारीरिक बल का प्रयोग किया, बल्कि रणनीतिक और मानसिक ताकत भी दिखाए। इस अध्याय में जनरल ढिल्लन ने उन सैनिकों के जज्बे और साहस की भी सराहना की है, जिन्होंने कश्मीर में बहुत कठिन परिस्थितियों में अपनी जान की बाजी लगाए। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सेना के साथ साथ कश्मीर के आम लोगों का विश्वास भी भारतीय सेना पर बढ़ा, क्योंकि सेना ने उन्हें सुरक्षा और शांति का एहसास कराया। कश्मीर के उतार चढ़ाव और वहां की राजनीतिक स्थिति को समझते हुए जनरल ढिल्लन ने सेना के रक्षात्मक और सामाजिक कार्यों पर भी जोर दिया। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि कश्मीर में तैनाती के दौरान जनरल ढिल्लन और उनकी टुकड़ी ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। ये संघर्ष सिर्फ सैनिकों का नहीं था, बल्कि यह कश्मीर के लोग और उनके जीवन के लिए भी एक भारी चुनौती थी।
कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशंस ने उन्हें न केवल एक सैन्य अधिकारी के रूप में बलवान बनाया, बल्कि एक नेता और मानवता के संरक्षक के रूप में भी उनकी भूमिका का महत्व बढ़ा। अध्याय 3, इंसानियत का जज्बा, ऑपरेशन सद्भावना की कहानी। इस अध्याय में लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन हमें कश्मीर में एक अलग पहलू से रूबरू कराते हैं, वह पहलू जो बंदूक और बारूद से नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने की कोशिश से जुड़ा हुआ था। कश्मीर में जहां एक ओर आतंकवाद और हिंसा की आग जल रही थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना जैसे मानवीय अभियानों के जरिए उम्मीद की एक नई किरण जगाने का बीड़ा उठाया था। जनरल ढिल्लन बताते हैं कि सेना के लिए सबसे बड़ा युद्ध सिर्फ बंदूक उठाना नहीं था, बल्कि कश्मीर के आम लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं के दिलों में विश्वास पैदा करना भी था। ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना ने स्कूल, हॉस्पिटल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और सामुदायिक केंद्र बनवाए। इस पहल का मकसद यही था कि घाटी में नई पीढ़ी को आतंक और डर से दूर किया जाए और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन इस अध्याय में कई दिल छूने वाली कहानियां भी साझा करते हैं। कैसे एक छोटे से गांव के बच्चे, जिन्हें सेना से डराया गया था, धीरे धीरे सैनिकों के सबसे बड़े शुभचिंतक बन गए। कैसे कुछ माता पिता, जिनके अपने अनुभव सेना से कटु रहे थे, ऑपरेशन सद्भावना के चलते सेना को अपने बच्चों की शिक्षा का साथी मानने लगे। ढिल्लन साफ बताते हैं कि सिर्फ गोलियों से युद्ध नहीं जीते जाते, असली जीत दिलों पर होती है। सेना ने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो सबसे जटिल संघर्ष भी संवाद, सहयोग और सेवा से सुलझाए जा सकते हैं। वो ये भी स्वीकार करते हैं कि इस राह में कई बार निराशा भी मिली। कई बार लोगों का अविश्वास इतनी गहरी जड़ें जमा चुका था कि उसे तोड़ना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी हर मुस्कुराते चेहरे, हर पढ़े लिखे बच्चे और हर आत्मनिर्भर युवा में सेना को अपनी मेहनत का फल दिखता था। यह अध्याय कश्मीर में भारतीय सेना के उस मानवीय चेहरे को सामने लाता है जो अक्सर खबरों और बहसों में खो जाता है। ये बताता है कि असली जंग केवल आतंकियों से नहीं, बल्कि डर, गलतफहमियों और टूटी हुई उम्मीदों से भी लड़ी जाती है, और जीतने के लिए ज़रूरत होती है साहस से ज़्यादा धैर्य और प्रेम की। अध्याय 4, आतंक के साए में एक सैनिक का धैर्य और रणनीति। इस अध्याय में लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ते खतरे के बीच सेना के जज्बे, धैर्य और रणनीति की बारीकियों पर रोशनी डालते हैं। यहाँ केवल लड़ाई का वर्णन नहीं है, बल्कि उस मानसिक दबाव और रणनीतिक सोच की चर्चा है जो हर सैनिक को हर दिन झेलनी पड़ती थी। जनरल ढिल्लन बताते हैं कि आतंकवादी हमलों की योजना किस तरह बदलती रहती थी। कभी अचानक घात लगाकर हमला, तो कभी भीड़ के बीच से अज्ञात दुश्मन का वार। हर रोज एक नई चुनौती। आतंकियों ने सिर्फ गोलियों से लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि डर और भ्रम का एक ऐसा माहौल तैयार किया था जिसमें आम लोगों और सैनिकों के बीच अविश्वास पैदा हो। इस कठिन माहौल में भारतीय सेना को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग की चतुराई से भी काम लेना पड़ा। ढिल्लन बताते हैं कि कैसे ऑपरेशन की प्लानिंग करते समय हर पहलू का ध्यान रखा जाता था। इलाके का नक्शा, स्थानीय लोगों का मूड, मौसम की स्थिति और दुश्मन की हरकतें, सब कुछ बारीकी से पढ़ा जाता था। इस अध्याय में वह कई घटनाओं का जिक्र करते हैं जहां अचानक मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने कुछ घंटों में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। कैसे कभी कभी एक छोटी सी चूक भी पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी, और कैसे हर सैनिक को हमेशा सतर्क और तैयार रहना पड़ता था। लेकिन ढिल्लन सिर्फ युद्ध कौशल की बात नहीं करते, वह सैनिकों के भीतर की मानवीय भावना को भी सामने लाते हैं। वे बताते हैं कि हर ऑपरेशन से पहले और बाद में सैनिकों के मन में क्या चलता था, डर, चिंता, परिवार की याद और एक सैनिक के तौर पर अपने कर्तव्य को निभाने का जुनून। इस अध्याय में एक विशेष बात यह भी है कि जनरल ढिल्लन ने बताया कि कैसे स्थानीय युवाओं को आतंकवाद से दूर रखने के लिए सेना ने ऑपरेशनल कार्यों के बीच भी शिक्षा, खेल और रोजगार से जुड़े कार्यक्रम चलाए। जहां एक ओर सैनिक आतंकवादियों का सामना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वे कोशिश कर रहे थे कि एक और युवा गलत रास्ते पर ना जाए। यह अध्याय साफ दिखाता है कि असली लड़ाई केवल बंदूकों से नहीं होती, असली जंग विचारधाराओं और भावनाओं की होती है, और उस जंग में सबसे बड़ी ताकत होती है धैर्य, समझदारी और इंसानियत। अध्याय 5, दिल से दिल तक, कश्मीरियों के साथ संवाद की कोशिश। इस अध्याय में लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय को सामने लाते हैं, सेना और कश्मीर के आम नागरिकों के बीच संवाद। यह अध्याय केवल बंदूकें या युद्ध की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि उस अदृश्य पुल की बात करता है जिसे सैनिकों ने कश्मीर के लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए बनाया था। जनरल ढिल्लन बताते हैं कि जब वह कश्मीर में तैनात थे, तब उन्होंने महसूस किया कि असली जीत तभी संभव है जब दिल से दिल का रिश्ता बन सके। वहां का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान अपने अपने डर और अनुभवों से घिरा हुआ था। कई जगहों पर लोगों के दिलों में भारतीय सेना के लिए गुस्सा था, तो कहीं आतंकियों के डर ने उन्हें चुप करा दिया था। ऐसे माहौल में संवाद बनाना आसान नहीं था। ढिल्लन बताते हैं कि सबसे पहला कदम था विश्वास जीतना, और विश्वास कोई भाषणों या बड़े वादों से नहीं जीता जा सकता।
वह बताते हैं कि कैसे सेना ने छोटे छोटे कदम उठाए, गांवों में जाकर बच्चों से दोस्ती करना, महिलाओं के साथ बैठकें करना, बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनना। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार सैनिक खुद खतरा उठाते थे ताकि किसी गांव में स्कूल खुला रह सके या किसी बीमार बुजुर्ग को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। धीरे धीरे महीनों की मेहनत से कुछ गांवों में सेना को सिर्फ एक सुरक्षा बल नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साथी की तरह देखा जाने लगा। धिल्लन यहाँ एक बहुत गहरी बात करते हैं। वे कहते हैं कि सैनिक का असली पराक्रम केवल दुश्मन को हराने में नहीं है बल्कि उस दुश्मनी की आग को शांत करने में है। संवाद, सहानुभूति और सेवा से जब लोगों के दिलों में डर की जगह विश्वास पनपने लगा, तब कश्मीर के कई इलाकों में हालात बदलने लगे। इस अध्याय में एक बेहद मार्मिक घटना का भी जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक स्कूल टीचर, जो पहले सेना के विरोध में था, जब सेना के समर्थन से अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता देखता है तो उसकी आंखों में आए आंसू ये दिखाते हैं कि असली जंग जीत ली गई थी, बिना गोली चलाए, सिर्फ दिल से दिल तक पहुंचकर। जनरल धिल्लन का यह अध्याय एक संदेश देता है कि असली बहादुरी केवल शौर्य में नहीं बल्कि संवेदनशीलता में भी होती है। सैनिकों ने यह साबित किया कि एक मुस्कान, एक मदद का हाथ और एक खुला दिल गोलियों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अध्याय 6, गोलियों के बीच भी उम्मीद के फूल। इस अध्याय में लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. धिल्लन हमें कश्मीर की एक और अनदेखी कहानी से रूबरू कराते हैं। हिंसा और खून के बीच भी कैसे उम्मीद की किरणें जगाई गईं। जहां चारों तरफ बारूद की गंध थी, वहीं कुछ छोटे छोटे प्रयास ऐसे भी थे जो जिंदगी को फिर से सांस लेने का मौका दे रहे थे। धिल्लन बताते हैं कि आतंकवादी घटनाओं के बीच कई बार ऐसा होता था जब एक गांव पूरी तरह खौफ के साए में जीता था। स्कूल बंद, अस्पताल वीरान, खेत सूने, लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह जाते थे। ऐसे हालात में सेना का काम केवल सुरक्षा देना नहीं था, उनका असली मिशन था जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाना। इस अध्याय में एक बेहद प्रेरणादायक पहल का जिक्र है। सेना ने ऐसे गांवों में जाकर खुद अपने हाथों से स्कूलों की मरम्मत करवाई। पुराने उजड़े हुए मैदानों में बच्चों के लिए खेल के टूर्नामेंट आयोजित किए गए। छोटे छोटे इन प्रयासों ने एक गहरा असर डाला। बच्चों की हंसी फिर से गांवों में गूंजने लगी और बड़ों के चेहरों पर भी उम्मीद की हल्की मुस्कान लौटने लगी। जनरल धिल्लन खासतौर पर बताते हैं कि कैसे सेना ने गुडविल स्कूल्स शुरू किए, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को विज्ञान, गणित, इतिहास और अंग्रेजी जैसे विषयों में भी मजबूत बनाया गया। इन स्कूलों से निकले कई बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बने और आतंकवाद की अंधी गली से निकलकर रोशनी की ओर बढ़े। धिल्लन इस अध्याय में ये भी स्वीकार करते हैं कि यह सब आसान नहीं था। एक तरफ आतंकवादी हर उस कोशिश को निशाना बनाते थे जो सामान्य जिंदगी को वापस लाने के लिए की जाती थी। धमकियां, हमले, डराने की कोशिशें, लेकिन फिर भी सैनिकों और स्थानीय लोगों ने हार नहीं मानी। एक जिद थी, जिंदगी को जीतने की जिद। वो बताते हैं कि सेना और आम जनता के बीच जब भरोसा गहरा हुआ तो बहुत से युवा जिन्होंने हथियार उठाने का सपना देखा था, उन्होंने किताबें थामने का फैसला किया। इस बदलाव को देखकर धिल्लन कहते हैं कि अगर एक भी बच्चा बंदूक छोड़कर कलम थामे तो समझो कि हमारी लड़ाई सफल हो रही है। यह अध्याय पूरे कश्मीर संघर्ष में उम्मीद को एक नई ताकत के रूप में पेश करता है। ये दिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, अगर दिलों में भरोसा हो और हाथों में मेहनत हो तो अंधेरे को चीरकर रोशनी का रास्ता जरूर बनाया जा सकता है। अध्याय 7, मातृभूमि की पुकार। जब हर सांस थी देश के नाम। इस अध्याय में लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. धिल्लन हमें एक सैनिक के भीतर जलते उस जुनून से मिलवाते हैं जो उसे हर परिस्थिति में देश के लिए खड़े रहने का हौसला देता है। ये कहानी केवल फिजिकल जंग की नहीं है, यह उस मानसिक जंग की भी कहानी है जो हर सैनिक अपने भीतर लड़ता है, हर दिन, हर पल। धिल्लन बताते हैं कि जब भी घाटी में कोई ऑपरेशन शुरू होता था तो सैनिकों के बीच एक अजीब सी खामोशी होती थी। चेहरे पर सख्त भाव, दिल में देश के लिए अटूट प्रेम और मन में यही संकल्प कि चाहे जो भी हो जाए, देश का सिर झुकने नहीं देना है। उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में उस माहौल का जिक्र किया जब सैनिक अपने घरवालों से आखिरी कॉल करते थे, बिना ये बताए कि अगले कुछ घंटे कितने खतरनाक हो सकते हैं। बस एक हल्की मुस्कान और आवाज में मजबूती, ताकि घर वाले भी न घबराएं और खुद भी अपने फर्ज पर डटे रहें। इस अध्याय में एक घटना का विशेष जिक्र है जब ऑपरेशन के दौरान एक जवान गोली लगने के बावजूद अपने साथियों को कवर फायर देता रहा। घायल अवस्था में भी वह यही कहता रहा, पहले मिशन पूरा करो फिर मुझे देखना। इस जज्बे को देखकर हर साथी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। धिल्लन कहते हैं कि ऐसे क्षणों में ही असली गाजी जन्म लेते हैं, जो अपनी जान से भी ज्यादा देश की आन को प्राथमिकता देते हैं। जनरल धिल्लन ने यह भी साझा किया कि सैनिकों के लिए देशप्रेम कोई किताबों में लिखा गया पाठ नहीं था, वह तो उनकी रगों में दौड़ता खून था। जब भी उन्हें मातृभूमि की पुकार सुनाई देती थी, वे बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपने बारे में परवाह किए, हर संकट से टकरा जाते थे। अध्याय में एक और मार्मिक दृश्य सामने आता है जब ऑपरेशन के बाद शहीद साथियों को अंतिम विदाई दी जाती थी। पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटे उन वीरों को सलामी दी जाती थी।
धिल्लन लिखते हैं कि हर बार जब तिरंगा किसी वीर के शव पर रखा जाता था तो बाकी सैनिकों के दिल में यह आग और भी तेज जलने लगती थी कि हमें और भी मजबूत बनना है ताकि उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। यह अध्याय एक सीधा, दिल को छूने वाला संदेश देता है। सैनिक मरते नहीं, वे मातृभूमि की मिट्टी में समाकर अमर हो जाते हैं। उनकी हर सांस, उनकी हर दौड़, उनकी हर गोली, सब कुछ केवल एक ही मकसद के लिए था, भारत माता की रक्षा। अध्याय 8, आतंक की छाया में मानवता की मशाल। इस अध्याय में लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. धिल्लन हमें उस पहलू से रूबरू कराते हैं जो आमतौर पर सुर्खियों में नहीं आता, आतंकवाद के बीच भी मानवता को जीवित रखने की जद्दोजहद। ये केवल आतंकियों के खिलाफ की गई लड़ाइयों की बात नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे लेकिन बेहद गहरे प्रयासों की कहानी है जो दिलों को जोड़ते थे और जख्मों पर मरहम लगाते थे। धिल्लन बताते हैं कि घाटी में जब भी आतंकवाद सिर उठाता था, सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे आम नागरिक, वे लोग जो न तो आतंकवादी थे और न ही सैनिक। बम धमाकों, मुठभेड़ों और कर्फ्यू के बीच उनकी जिंदगी जैसे थम जाती थी। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाते और कारोबारी अपने दरवाजे बंद करने को मजबूर हो जाते थे। ऐसे हालात में भारतीय सेना का काम केवल आतंकियों से लड़ना नहीं था। धिल्लन बड़े गर्व से बताते हैं कि सेना ने हर संकट के समय कश्मीरी आम लोगों को सहारा दिया। जब कहीं विस्फोट होता था तो घायल नागरिकों को सबसे पहले सेना के अस्पतालों में लाया जाता था। कई बार सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों को बचाते थे। उनका मानना था कि हमारी बंदूकें केवल सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन हमारे दिल हर इंसानियत के लिए धड़कते हैं। अध्याय में एक घटना का जिक्र है। एक छोटे से गांव में रात के अंधेरे में एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया था। पूरे इलाके में कर्फ्यू था, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसे में उस गांव के लोगों ने सेना की चौकी पर मदद की गुहार लगाई। बिना एक पल गंवाए सैनिकों ने उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठाया, गोलियों के साए में कई चेकपोस्ट पार करते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। बच्चा बच गया और उसके साथ ही गांव वालों का सेना पर भरोसा और गहरा हो गया। धिल्लन ये भी बताते हैं कि कई बार आतंकवादी जानबूझकर आम लोगों को डराने के लिए घटनाएं करते थे ताकि वे सेना से दूरी बना लें। लेकिन जब जनता ने देखा कि मुश्किल वक्त में सेना ही उनका सबसे बड़ा सहारा थी, तब धीरे धीरे आतंक की दीवारें दरकने लगीं। इस अध्याय का सबसे खूबसूरत संदेश यह है कि सच्ची जीत केवल आतंकवाद पर नहीं होती, बल्कि दिलों पर होती है। जब एक सैनिक घायल नागरिक के आंसू पोंछता है, जब वह एक बेघर बच्चे के सिर पर हाथ रखता है, जब वह एक लाचार मां के लिए खाना पहुंचाता है, तभी असली मानवता की मशाल जलती है। धिल्लन कहते हैं, युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, युद्ध दिलों की जमीन पर जीते जाते हैं। और इस अध्याय के अंत तक के बाद दिल से महसूस होती है कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान धड़कता है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी मानवता का परचम ऊंचा रखता है। अध्याय 9, बदलती सोच, जब दुश्मन ने भी बढ़ाया दोस्ती का हाथ। इस अध्याय में लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. धिल्लन एक ऐसे अनुभव को साझा करते हैं जो आमतौर पर सेना और आतंकवाद के संघर्षों के बीच सुनाई नहीं देता, जब नफरत की दीवारों के पार से भी समझदारी और इंसानियत ने झांकना शुरू किया। धिल्लन बताते हैं कि आतंकवादियों के साथ काम करने वाले बहुत से युवा ऐसे थे जो बचपन से ही एक ही सोच में पले बड़े थे कि भारतीय सेना दुश्मन है। उन्हें नफरत के बीज बोकर बड़ा किया गया था। लेकिन जब ये युवा सीधे सेना के संपर्क में आए और उन्होंने सैनिकों को नज़दीक से देखा, तो उनकी सोच में एक अजीब सा द्वंद्व शुरू हो गया। धिल्लन एक सच्ची घटना का जिक्र करते हैं। एक ऑपरेशन के दौरान एक किशोर आतंकी पकड़ा गया। जब उसे पकड़कर लाया गया तो उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। लेकिन सेना के अधिकारियों ने उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, बल्कि उसे खाना खिलाया, साफ कपड़े दिए और उसकी बातें ध्यान से सुनी। धीरे धीरे उस लड़के का गुस्सा पिघलने लगा। वह फूट फूट कर रो पड़ा और कहा, हमें बचपन से सिखाया गया था कि आप लोग हमारे दुश्मन हैं, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि असली दुश्मन कौन है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। ऐसे कई युवा थे जो मुठभेड़ों के बाद सेना से पुनर्वास का मौका पाकर नई जिंदगी की ओर लौटे। कई लोगों ने बाद में समाज सुधार में हिस्सा लिया, कुछ ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, कुछ ने व्यापार शुरू किए। धिल्लन इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवाद से लड़ाई केवल बंदूक से नहीं जीती जाती, असल जीत तब होती है जब आप एक भटके हुए युवा को वापस जिंदगी के रास्ते पर ला पाते हैं। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि सेना ने कैसे सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को एक नई शुरुआत का मौका दिया। उन्हें शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया गया। धिल्लन बताते हैं कि हर बार जब कोई भटका हुआ नौजवान बंदूक छोड़ता और किताब थामता था, तो लगता था कि एक और गाजी वापस आया है, बिना लहू बहाए, बिना युद्ध किए, बस इंसानियत और समझदारी से। अध्याय के अंत में धिल्लन बड़े भावुक होकर लिखते हैं, हमारी असली जीत वही है जब एक हाथ जो कभी बंदूक उठाता था, वह अब किसी मासूम बच्चे को गोद में उठाता है। यही थी असली जंग, दिल जीतने की जंग। अध्याय 10, अफवाहों की लड़ाई, जब शब्द भी हथियार बन जाते हैं। इस अध्याय में लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस.
धिल्लन एक ऐसे मोर्चे की बात करते हैं जो अक्सर दिखाई नहीं देता लेकिन जंग के मैदान जितना ही खतरनाक होता है, अफवाहों की लड़ाई। धिल्लन बताते हैं कि कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में आतंकवादियों और उनके समर्थकों ने हमेशा कोशिश की कि जनता और सेना के बीच अविश्वास का जहर फैलाया जाए। छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, झूठी कहानियां फैलाना, सेना की छवि को धूमिल करने के लिए अफवाहों का सहारा लेना, ये सब एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था। वे एक घटना का जिक्र करते हैं, एक दिन अचानक अफवाह फैल गई कि सेना ने एक गांव में आम नागरिकों को परेशान किया है। मीडिया में खबर उछली, जनता में गुस्सा बढ़ा। लेकिन जब सच्चाई की तहकीकात की गई तो पता चला कि वह पूरी तरह से झूठी कहानी थी। कुछ लोगों ने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने के लिए ऐसा किया था। धिल्लन कहते हैं कि ऐसी अफवाहें केवल सेना के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं होती थीं, बल्कि स्थानीय लोगों को भी डराने और भ्रमित करने के लिए होती थीं। इसलिए सेना ने तय किया कि अब जवाब केवल गोलियों से नहीं, बल्कि सच्चाई से दिया जाएगा। उन्होंने अवाम और जवान हाथ में हाथ जैसी पहल शुरू की, जिसमें हर ऑपरेशन के बाद प्रेस ब्रीफिंग की जाती, स्थानीय समुदाय से खुलकर संवाद किया जाता और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर लोगों तक सही सूचना पहुंचाई जाती थी। इस अध्याय में एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, जनता का विश्वास जीतना। सेना ने स्थानीय युवाओं के साथ फुटबॉल टूर्नामेंट कराए, स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किए और गांव-गांव जाकर हेल्थ चेकअप कैंप लगाए। जब जनता ने अपनी आंखों से देखा कि सेना उनके लिए काम कर रही है, न कि उनके खिलाफ, तब अफवाहों का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा। धिल्लन बड़े गर्व से लिखते हैं, जब लोग खुद अफवाहों का जवाब देने लगे और सच्चाई के पक्ष में खड़े होने लगे, तब हमें लगा कि असली लड़ाई हम जीत रहे हैं। अध्याय के आखिर में वे ये भी याद दिलाते हैं कि लड़ाई केवल बंदूक से नहीं, भरोसे से जीती जाती है। और जब भरोसा बनता है तो सबसे बड़ा दुश्मन अफवाह खुद बिखर जाता है। अध्याय 11, माओं की पुकार, जंग के बीच मातृत्व का दर्द। इस अध्याय में लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. धिल्लन हमें एक बेहद भावनात्मक और मार्मिक पहलू से रूबरू कराते हैं, माओं के दिल का दर्द, जो इस पूरी जंग का एक अनदेखा लेकिन सबसे सच्चा चेहरा है। धिल्लन बताते हैं कि चाहे वह भारतीय सैनिक की माँ हो या एक कश्मीरी युवक की माँ, जंग दोनों की गोद सूनी कर देती है। उनका कहना है कि बंदूकें चाहे जिस भी तरफ हों, आंसू हमेशा एक जैसे बहते हैं। और माँ का दिल न तो आतंकवादी पहचानता है, न सैनिक, वह बस अपना खोया हुआ बच्चा देखता है। वे एक घटना याद करते हैं जब एक मुठभेड़ के बाद सेना को एक मरे हुए आतंकी का शव मिला। जब उस युवक की मां को खबर मिली तो वह दौड़ी दौड़ी आई और शव से लिपटकर बिलखने लगी। धिल्लन लिखते हैं कि उस वक्त वहां खड़े हर सैनिक की आंखें नम थीं। उनमें से कई ने अपने बेटे खोए थे, कई खुद भी बेटे थे, और मां के उस विलाप में उन्होंने इंसानियत की सबसे करुण पुकार सुनी। धिल्लन ये भी बताते हैं कि सेना ने हमेशा कोशिश की कि मारे गए आतंकियों के शव सम्मानपूर्वक उनके परिवारों को सौंपे जाएं, ताकि दुख में भी मानवता की गरिमा बनी रहे। एक और कहानी उन्होंने साझा की, एक घायल आतंकी को सेना ने पकड़ लिया था। जब उसे इलाज के लिए ले जाया गया तो उसकी मां ने सेना के अधिकारियों के पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, बचा लो इसे, ये अब बंदूक नहीं उठाएगा। सेना ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। इस घटना ने धिल्लन और उनके साथियों के दिलों को गहराई से छू लिया। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण पहलू उठाया गया है, नया रास्ता दिखाने का संकल्प। सेना ने कई बार स्थानीय समुदायों से अपील की कि वे अपने बच्चों को आतंकवाद के रास्ते पर न जाने दें। अपने बच्चों के हाथों में किताबें दीजिए, बंदूकें नहीं। इस संदेश को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया गया। धिल्लन कहते हैं, हर बार जब एक मां अपने बेटे को वापस सही राह पर लाती थी, वह हमारी सबसे बड़ी जीत होती थी। ये लड़ाई केवल सीमाओं की रक्षा करने की नहीं थी, यह उस प्यार और ममता को बचाने की भी थी जो हर इंसान के भीतर बसती है। अध्याय के अंत में वे बड़ी खूबसूरती से लिखते हैं, गोली से युद्ध जीत सकते हो, लेकिन मां के आंसू से इंसानियत हार जाती है। और हमारा मकसद सिर्फ जीतना नहीं, इंसानियत को बचाना था। अध्याय 12, जंग से अमन तक, आखिरी सफर। इस अंतिम अध्याय में लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. धिल्लन बड़े भावनात्मक और संतुलित अंदाज में उन सभी वर्षों का सार प्रस्तुत करते हैं जो उन्होंने कश्मीर की धरती पर संघर्ष, विश्वास और उम्मीद के बीच बिताए। वे लिखते हैं कि जब वह पहली बार कश्मीर पहुंचे थे तो वहां की वादियों में बंदूकों की आवाजें गूंजती थीं, दिलों में डर था और आंखों में अविश्वास। हर दिन एक जंग थी, केवल दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ भी जो लोगों को अंधेरे की तरफ धकेल रही थी। लेकिन धीरे धीरे, दिन ब दिन, एक नई कहानी लिखी जाने लगी। हर सुलझी हुई साजिश, हर बचाई गई जान, हर जीता हुआ दिल एक नई सुबह की ओर छोटा सा कदम था। धिल्लन याद करते हैं कि कितनी ही रातें थीं जब उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन हर बार जब उन्होंने किसी गांव में मुस्कुराते बच्चों को देखा, किसी मां को अपने बेटे के साथ फिर से हंसते हुए पाया, या किसी सरेंडर्ड युवक को नौकरी करते देखा, तो उन्हें यकीन हो जाता था कि हाँ, ये जंग जरूरी थी और इसकी कीमत वाजिब थी। वे ये भी साफ कहते हैं कि कश्मीर के हालात कोई एक रात में नहीं बदले। ये बदलाव खून नहीं, बलिदान, धैर्य और प्यार से आया।
हर जवान जिसने सरहद पर खड़े रहकर जान दी, हर अफसर जिसने अपने परिवार से दूर रहकर देश की सेवा की, हर स्थानीय नागरिक जिसने शांति का साथ दिया, वे सब इस कहानी के गुमनाम नायक हैं। अंतिम पंक्तियों में डिलन बेहद भावुक होकर लिखते हैं, जंग का सबसे बड़ा सबक यह है कि असली बहादुरी बंदूक उठाने में नहीं, उसे नीचे रखने की ताकत में है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें गर्व महसूस होता है कि वे उन हजारों गाजियों में से हैं जिन्होंने इस मिशन में अपने हिस्से का योगदान दिया। कुछ लौट आए, कुछ अमर हो गए। किताब के समापन में वे देश के नौजवानों से एक संदेश भी देते हैं। देशभक्ति का मतलब सिर्फ वर्दी पहनना नहीं होता, बल्कि जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने देश के लिए अच्छा करना होता है। वे लिखते हैं कि कितने गाजी गए, कितने गाजी आए, लेकिन तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा। और इस तरह एक सैनिक की कलम से लिखी गई ये गाथा न केवल युद्ध की कहानी बनती है, बल्कि आशा, बदलाव और अटूट हिम्मत का प्रेरणा स्रोत भी बन जाती है।